ये सवाल सिर्फ अरमान का नहीं, हर उस क्रिएटर का है जो कैमरे के पीछे एक इंसान है और कैमरे के आगे बन जाता है किसी की नजरों का निशाना। सिर्फ यूट्यूबर से नहीं दोस्तों, टीवी स्टार्स, फिल्मी चेहरे और यहां तक कि बिजनेसमैन तक ये काली परछाई अब सब पर मंडरा रही है। अब सवाल उठता है, ये धमकियां जो इन यूट्यूबर्स और सेलिब्रिटीज को मिल रही हैं, क्या ये सब सच्चाई पर आधारित है या फिर ये महज एक प्लान किया गया शो है? दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि हर यूट्यूबर या सेलिब्रिटी किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा जो दोनों तरफ से चलाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत गोयल। दोस्तों, कभी कभी सोशल मीडिया की चमक धमक के पीछे छिपा अंधेरा बहुत गहरा होता है। 45 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स वाला मशहूर यूट्यूबर मिस्टर इंडियन हैकर यानी दिलराज सिंह रावत आज एक ऐसे खतरे के साए में जी रहे हैं जिसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। 23 जून 2025 ये तारीख दिलराज के लिए किसी बुरे सपने जैसी बन गई। उन्हें एक ईमेल मिला, नॉर्मल मेल की तरह दिखने वाला, लेकिन अंदर से दहशत भरा हुआ। इस मेल में 80 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी और वो भी बिटकॉइन के जरिए। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। दावा किया गया कि यह मेल लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से आया है। दोस्तों, दिल को दहला देने वाली बात यह थी कि मेल भेजने वाले ने कहा कि तुम पिछले 1 महीने से हमारी नजर में हो, तुम्हारे हर कदम पर हमारी निगरानी है, अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे परिवार को नुकसान होगा। फिलहाल साइबर सेल इस मेल की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब तक की शुरुआती जांच के मुताबिक मेल भेजने वाला या तो बहुत बड़ा साइबर एक्सपर्ट है या लॉरेंस गैंग का नाम इस्तेमाल करने वाला कोई जालसाज। दिलराज सिंह ने तुरंत अजमेर के आदर्श नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद उनके घर और ऑफिस के आसपास पुलिस सुरक्षा तैनात की गई। उन्हें अपने किसी भी शूटिंग शेड्यूल या पब्लिक अपीयरेंस को सार्वजनिक ना करने की भी सलाह दी गई। दोस्तों, लेकिन दिलराज अकेले नहीं है। इससे पहले भी कई बड़े यूट्यूबर्स को ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। दिलराज सिंह की कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि ये कोई इकलौती घटना नहीं है। इससे पहले हल्द्वानी के यूट्यूबर सौरभ जोशी भी एक ऐसे ही भयानक धमकी का सामना कर चुके हैं। दोस्तों, साल था 2024। सौरभ को एक धमकी भरा पत्र मिला। सिर्फ 2 लाइनें थी, लेकिन उन 2 लाइनों में उनकी नींद उड़ा दी। पत्र में लिखा था, 2 करोड़ रुपए भेजो, नहीं तो तुम्हारे परिवार में से एक सदस्य 5 दिन में कम हो जाएगा। सुनने में किसी फिल्मी डायलॉग से कम नहीं था दोस्तों, लेकिन हकीकत में ये एक 19 साल का लड़का था जो सिर्फ जल्दी पैसे कमाने के लिए इस हद तक चला गया। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ और लड़के को जेल भेज दिया गया। हालांकि यह सवाल है, क्या अगली बार भी ऐसा ही होगा? क्या हर बार सामने कोई बच्चा ही निकलेगा क्या? दोस्तों, अब बात करते हैं अरमान मलिक की। एक ऐसा नाम जो अपनी 2 बीवियों और पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर हमेशा सुर्खियों में रहता है। धमकियों को लेकर भी सोशल मीडिया में उसका अब नाम चर्चा में बना हुआ है। अरमान मलिक ने खुद सोशल मीडिया पर एक इमोशनल वीडियो पोस्ट किया। वो वीडियो किसी फिल्म से कम नहीं था दोस्तों। एक पिता, एक पति, एक इंसान की बेबसी और डर साफ झलक रहा था दोस्तों। एक बार आप इस वीडियो को देखिए। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है। मैं पिछले 5 साल से ज़ीरकपुर पंजाब में रह रहा हूँ और काफ़ी टाइम से मुझे धमकियाँ आ रही हैं, जिसको लेके मैंने शिकायत भी दर्ज कराई है, एफआईआर भी हो चुकी है। और पिछले 5 महीने से मैं थाने के डीसी ऑफिस के चक्कर काट रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक आर्म्स लाइसेंस इशू करवाने के लिए बोला है, जिससे मैं अपने छोटे छोटे बच्चे और अपनी फैमिली का ध्यान रख सकूं। कुछ दिन पहले मेरे पीछे गाड़ी भी लग गई थी, जिसको लेके मैंने 100 नंबर कॉल की। पुलिस घर पे आई। उसके बावजूद गाड़ी का नंबर मैंने दिया, चीज़ें मैंने दी, उसके बावजूद भी मुझे कुछ नहीं पता चला कि क्या है क्या नहीं। आज भी मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ था, जिसको लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे हर बारी यही कह के टाला गया है कि आपके ऊपर दिल्ली में मुकदमा दर्ज है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है और मुझे अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। जो भी मेरे ऊपर केस है वो बेबुनियाद और झूठा है। बस मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप आर्म्स लाइसेंस इशू कर दें, जिससे मैं अपने बच्चों का ध्यान रख पाऊँ, अपनी फैमिली का अपना ध्यान रख पाऊँ।
कल को अगर मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसका जिम्मेवार फिर कौन है? ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ पंजाब प्रशासन से कि आर्म लाइसेंस इशू कर दे, ताकि हमारी सेफ्टी हो सके, हमारे बच्चों की सेफ्टी हो सके। हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, चंडीगढ़, मैं हर टाइम बाहर रहता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे हूँ और आज तक मैंने सोशल मीडिया पे ऐसा कोई कंटेंट नहीं डाला जिससे मैं लोगों को गलत राह पे लेके जाऊँ। मैं एक फैमिली कंटेंट बनाता हूँ, बच्चों को बनाता हूँ, फैमिली के साथ रहता हूँ। तो बस मेरी यही अपील है कि आप आर्म्स लाइसेंस इशू कर दें, नहीं तो भगवान ना करे कल को कुछ हो जाता है तो फिर कोई भी नहीं है हमारे पास। हमारी फैमिली में सिर्फ हम 3 ही हैं जिन्हें पूरी फैमिली देखनी है, अपने बच्चे देखने हैं। तो बस रिक्वेस्ट करते हैं कि आर्म लाइसेंस आप इशू कर दें। दोस्तों, यह सवाल सिर्फ अरमान का नहीं, हर उस क्रिएटर का है जो कैमरे के पीछे एक इंसान है और कैमरे के आगे बन जाता है किसी की नजरों का निशाना। सिर्फ यूट्यूबर से नहीं दोस्तों, टीवी स्टार्स, फिल्मी चेहरे और यहां तक कि बिजनेसमैन तक, ये काली परछाई अब सब पर मंडरा रही है। अब सवाल उठता है, ये धमकियां जो इन यूट्यूबर्स और सेलिब्रिटीज को मिल रही हैं, क्या ये सब सच्चाई पर आधारित है या फिर ये महज एक प्लान किया गया शो है? दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि हर यूट्यूबर या सेलिब्रिटी किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा जो दोनों तरफ से चलाया जा सकता है। दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई देगा जिसको देखकर आप इजीली समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों, कई बार सेलिब्रिटी खुद को विक्टिम दिखाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते हैं। हमें जान का खतरा है कहकर वो पब्लिक सिंपैथी और मीडिया अटेंशन हासिल करते हैं। इससे उनका ब्रांड इमेज भी बढ़ता है। हम इतने पावरफुल हैं कि अंडरवर्ल्ड भी हमें धमकाता है। और अगर कोई नई फिल्म, गाना या बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला हो तो ये सब फ्री प्रमोशन जैसा काम करता है। दोस्तों, कुछ सेलिब्रिटीज तो जानबूझकर ऐसी थ्रेट्स दिखाकर वीआईपी सिक्योरिटी या पुलिस प्रोटेक्शन की भी मांग करते हैं, जैसा कि सलमान खान के केस में देखा जा सकता है। दोस्तों, आपको अब स्क्रीन पर एक दूसरा टेबल भी दिखाई देगा, उसको भी जरा देखिए। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर गैंगस्टर्स भी इस खेल में पीछे नहीं है। नाम से डर फैलाना ही इनका असली मकसद होता है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनकर ये लोग कांपने लगते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर गैंगस्टर्स भी इस खेल में पीछे नहीं है। नाम से डर फैलाना ही इनका असली मकसद होता है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनकर ही लोग कांपने लगते हैं। सोशल मीडिया के दौर में ये गैंग भी चाहते हैं कि उनका नाम वायरल हो, ताकि फ्यूचर में उनकी पहचान और ज्यादा डरावनी बने। यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स जैसे लोग सॉफ्ट टारगेट होते हैं। इन्हें धमकाने पर पूरा मीडिया अटेंशन मिल जाता है। दोस्तों, कई बार छोटे बदमाश भी लॉरेंस या गोल्डी बराड़ का नाम लेकर दूसरों को धमकाते हैं ताकि उनका डर दिखे। इसका मतलब साफ है दोस्तों, नाम बड़े, दर्शन छोटे, लेकिन असर विस्फोटक। सच यह है कि कई बार दोनों तरफ से चालें चली जाती है। एक तरफ पब्लिसिटी चाहिए तो दूसरी तरफ डर बनाना है, और बीच में फंसती है जनता और सच्चाई। ये धमकियां क्या वाकई खतरे की घंटी हैं या कैमरे के सामने विक्टिम बनने का तरीका? क्या गैंगस्टर्स अब गोली नहीं, पब्लिसिटी से वार कर रहे हैं? दोस्तों, इस प्रोपेगेंडा के खेल में एक बड़ा उदाहरण सामने आया था, बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव का। पहले यह खबर आई कि पप्पू यादव को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली है। मीडिया में खबर आग की तरह फैली और उन्होंने सरकार से सुरक्षा की मांग कर दी। लेकिन जब जांच हुई तो जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। यह कॉल किसी गैंगस्टर ने नहीं, बल्कि खुद पप्पू यादव के करीबी व्यक्ति ने किया था। यानी यह पूरा मामला एक डिजाइन की गई धमकी जैसा निकला, जिससे पब्लिक सिंपैथी और सरकारी सुरक्षा हासिल की जा सके। दोस्तों, ये बात पप्पू यादव के लिए तो एक किस्म का सौभाग्य हो सकती है कि वो आज पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, लेकिन एक समय जिस व्यक्ति पर संगीन आरोप रहे हों, उसका आज भी सत्ता में होना हमारे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है। दोस्तों, एक नाम है लॉरेंस बिश्नोई। यह नाम आज सिर्फ एक गैंगस्टर का नहीं, बल्कि आतंक, संगठित जुर्म और सोशल मीडिया पर डर फैलाने वाले साम्राज्य का प्रतीक बन चुका है। इसका असली नाम है बालकरण बरार उर्फ बल्लू। इसका जन्म 12 फरवरी 1990 पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था। एक साधारण पुलिस कांस्टेबल का बेटा
लेकिन सोच इतनी अलग कि कॉलेज के दिनों में ही अपराध की राह पकड़ ली। 2007 में उस पर पहला केस दर्ज हुआ और फिर लॉरेंस ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। धीरे धीरे इसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी तैयार कर ली। हत्यारे, शूटर, रंगदारी मांगने वाले, तस्कर, और देखते ही देखते ये गैंग भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इटली तक फैल गया। 700 से ज्यादा शूटर, 5 राज्यों में नेटवर्क, और अब सोशल मीडिया का भी खेल। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट्स के जरिए लड़कों को गैंग में शामिल करना, उन्हें ग्लैमर दिखाना और फिर छोटे छोटे कामों के जरिए अपराध की दुनिया में धकेल देना। दोस्तों, इस गैंग का काम सिर्फ फिरौतिया हत्या नहीं है, ये अब एक पूरी इंडस्ट्री बन चुका है। हथियारों की तस्करी, सोशल मीडिया टेररिज्म और पब्लिक फिगर्स को निशाना बनाना, ये सब लॉरेंस का न्यू एज क्राइम मॉडल है। लॉरेंस बिश्नोई ने खुद सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी थी दोस्तों। 2018 में उसका शूटर संपत नेहरा मुंबई भेजा गया था ताकि सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की जा सके और हमला किया जा सके। दोस्तों, हरियाणा पुलिस ने वक्त रहते नेहरा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसने सलमान की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। दोस्तों, यहां एक बात तो कहनी बनती है कि क्या सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच सच में दुश्मनी है या अंदर का खेल कुछ और ही है। आज लॉरेंस साबरमती जेल में है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक है उसका रिमोट कंट्रोल्ड क्राइम सिंडिकेट। दोस्तों, ये समझ में नहीं आता कि जेल में बैठकर भी उसके पास फैसले लेने, धमकी भरे ईमेल भिजवाने और गैंग चलाने की पूरी ताकत कहां से आती है। लॉरेंस के नाम पर लोग आज भी डरते हैं, लेकिन ये डर असली है या नकली? कहीं कोई साइबर क्रिमिनल तो इसका नाम इस्तेमाल नहीं कर रहा? यही सवाल आज दिलराज, सौरभ, अरमान जैसे यूट्यूबर्स और पुलिस दोनों के सामने है। दोस्तों, तारीख थी 29 मई 2022। पूरा पंजाब, पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री और लाखों फैंस को एक साथ बड़ा झटका लगा जब उन्हें पता चला कि उनका चहेता सुपरस्टार सिद्धू मूसेवाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। उनकी निर्दयी हत्या ने सबको अंदर से हिला दिया। इस सनसनीखेज हत्या के पीछे जो नाम सामने आया वो था लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लेकिन ये कहानी सिर्फ यही तक सीमित नहीं है दोस्तों। इस हत्या से एक और नाम सामने आया और वो था नीरज बवानिया का। दोस्तों, नीरज बवानिया गैंग ने सोशल मीडिया पर धमकी दी थी कि मूसेवाले की मौत का बदला लिया जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर नीरज बवानिया कौन है? दोस्तों, उसका असली नाम है नीरज सहरावत। दिल्ली के बवाना इलाके का रहने वाला है। करीब 19 साल पहले उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और अब 40 से ज्यादा केस उसके नाम पर दर्ज है। हत्या, साजिश, फिरौती, जमीन कब्जाना कुछ भी बाकी नहीं है दोस्तों। 35 वर्षीय नीरज फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जेल के अंदर से ही उसका पूरा गैंग ऑपरेट होता है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी में उसका नेटवर्क फैला है जिसमें सैकड़ों गुर्गे काम करते हैं। अब सवाल उठता है कि लॉरेंस और नीरज की दुश्मनी शुरू कहां से हुई? दोस्तों, दरअसल मूसेवाला का संपर्क था बम्बिया गैंग से और यही बम्बिया गैंग नीरज बवानिया का दोस्त था। वही लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग इस बम्बिया नेटवर्क का कट्टर दुश्मन है। लॉरेंस ने दावा किया था कि उसने 2021 में हुई एक हत्या का बदला लेने के लिए मूसेवाला को मरवाया। बदले में नीरज बवानिया गैंग ने कसम खाई कि हम खून का बदला खून से लेंगे। अब यह कोई आम गैंगवार नहीं रही, यह बन गया भारत का सबसे खतरनाक गैंग युद्ध, जिसमें दोनों ओर से सिर्फ हथियार नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, ऐसे में यूट्यूबर्स को धमकी, सेलिब्रिटीज को टारगेट और आम जनता में डर, ये सभी इसी गैंगवार के साइड इफेक्ट्स हैं। आज लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवानिया जैसे नाम भले ही सुर्खियों में हो, लेकिन भारतीय अंडरवर्ल्ड की नींव बहुत पहले रखी जा चुकी है दोस्तों। दाऊद इब्राहिम, बी कंपनी का सरदार, साल 1955 में जन्मा, महाराष्ट्र के रत्नागिरी से निकला और आज विदेश में पल रहा। दाऊद सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड की ग्लोबल पहचान बन चुका है। लॉरेंस की तरह यह भी पुलिस कांस्टेबल का बेटा, लेकिन सपने रॉयल चोरी से तस्कर तक और फिर 1993 मुंबई बम धमाकों तक।
उसकी जुर्म की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। दोस्तों, उसके नाम पर इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस, भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर, और दुनिया के सबसे खतरनाक गैंग डी कंपनी का किंग, 1000 करोड़ से भी ऊपर का नेटवर्क, ड्रग्स, हवाला, मर्डर और एक डॉन की पर्सनैलिटी जिसे पकड़ पाना आज भी भारत के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। क्या सच में चैलेंज ही है या पकड़ने का कोई इरादा ही नहीं है? दोस्तों, इतनी बड़ी बात कहने की एक बड़ी वजह है, और वो ये है कि 1993 के मुंबई हमले के बाद कुछ उड़ती उड़ती खबरें आई थी कि दाऊद को देश में फरार कराने में हमारे देश के एक नेता का हाथ था। और जब किसी बड़े नेता का हाथ ऐसे बड़े केस में होता है, तब वो नेता अकेला नहीं बल्कि उसके साथ जुड़ी होती है कई और बड़ी ताकतें। दोस्तों, अगर इन बातों में जरा भी सच्चाई है तो ये हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए और हम सब के लिए बहुत ही दुर्भाग्य, दुख और बदकिस्मती की बात है कि ऐसा राजनेता आज भी हमारे देश में राजनीति में एक्टिव है और उसे और ऊंचे पद पर आसीन है। दूसरा नाम आता है हाजी मस्तान, सफेद पोश डॉन। तमिलनाडु से मुंबई आया, बॉम्बे पोर्ट पर मजदूरी की और वहीं से सोने, घड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक्स की तस्करी शुरू की। धीरे धीरे वो बना मुंबई का पहला ग्लैमरस डॉन। सफेद कपड़े, मर्सिडीज, काला चश्मा और बॉलीवुड से गहरा रिश्ता। दिलीप कुमार, राजकुमार उसके दोस्त थे। कई फिल्मों में उसका पैसा लगा। कहा जाता है मंदाकिनी को भी उसी ने लॉन्च किया, लेकिन उसने कभी हथियार नहीं उठाया। दोस्तों, वो दिमाग से खेलता था। पुलिस से भी ऊपर उसकी अदालत चलती थी। दोस्तों, तीसरा नाम आता है करीम लाला, पठान गैंग का बाप। अफगानिस्तान से आया और मुंबई की गलियों में पठान गैंग खड़ा किया। डॉक वर्कर्स, होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, हर चीज पर उसका कंट्रोल था। उसका नाम डर और इज्जत दोनों का पर्याय बन चुका था। कहा जाता था कि मुंबई पुलिस से ज्यादा मजबूत थी उसकी अदालत। दोस्तों, अब चौथा नाम है वरदराजन मुदलियार, साउथ बॉम्बे का राजा, चेन्नई से आया मजदूर और बन गया बायकला और धारावाहिक का गैंगस्टर। मटका, जुआ, शराब और साथ में त्योहारों पर लाखों खर्च कर जनता का रॉबिनहुड बन गया। लोग उसे अन्ना कहते थे। पुलिस से पहले लोग उसे खबर देते थे। उसने अंडरवर्ल्ड को एक कम्युनिटी बेस्ड लॉयल्टी का फॉर्मूला दिया। इन सब गैंगस्टर्स की कहानियों से एक चीज साफ है दोस्तों, जुर्म जब स्टाइल और सोच के साथ जुड़ता है तो समाज में उसका असर और भी खतरनाक हो जाता है। आज लॉरेंस बिश्नोई हो या दाऊद इब्राहिम, ये सभी डॉन दहशत की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारा सिस्टम, हमारी साइबर पुलिस और हमारी न्याय व्यवस्था इतने तैयार हैं कि वो इन नए दौर के जुर्म से निपट सकें? क्योंकि दोस्तों, अब निशाना सिर्फ नेता या बिजनेसमैन नहीं, अब यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और आम लोग भी खतरे में हैं। और अगर हमने अब भी इसे बस एक धमकी मानकर नजरअंदाज किया तो अगली बार हो सकता है कि सिर्फ ईमेल ना हो बल्कि कुछ बहुत बड़ा हो। नमस्कार दोस्तों।